Hi, good morning students of class 9th. Today I myself Shinzu and I'm going to start the chapter of physics of class 9th, that is force and laws of motion, and from the topic examples of inertia. Okay, in the previous video we have completed till the law of inertia. So I want to recap the law of inertia. What is the law of inertia? Law of inertia states that any body wants to be in its original state, either it may be in rest state or it may be in motion state. It does not want to change its state. Okay, so this law is known as the law of inertia. It is the inheritance property of any object to be in its original state, to not to change its state of rest or of uniform motion. So this is the law of inertia. And now we have to read some, we have to explain some, we have to understand some concepts which are based of which is practical examples of law of inertia based upon the law of inertia. So what are these practical examples? So number one, when you shake the tree, okay, then what will happen? The fruits and the leaves fall down. Why is it so? ऐसा क्यों होता है? क्यों फ्रूट्स जो है और लीव्स गिर जाते हैं? क्या रीज़न है उसके पीछे का? तो उसके पीछे का सिंपल सा एक रीज़न ये है, ये लॉ ऑफ इनर्शिया पर टोटली बेस्ड डिपेंडेंट है, ठीक है ना। उसके सिंपल पीछे का एक सिंपल सा रीज़न ये है कि दैट इनिशियली द ट्री, द लीव्स एंड द फ्रूट्स, ऑल द थिंग्स आर इन रेस्ट पोजिशन. Okay, but when we applied force on the branches or to shake the tree, the branches and the tree is in motion, but the leaves and the fruits are not in motion. So what they wants to be in the state of rest in which they are, and the branches are in motion. So due to the inertia property they get detached from the branches, ठीक है ना। inertia property की वजह से वो क्या हो जाएंगे, branches से detach हो जाएंगे। क्योंकि सपोज करो ये branch है और ये fruit है, ये इससे attach है, branch तो shake करने लगी, fruit अपनी जगह पर fix रहा। तो जब branch shake करेगी और fruit अपनी जगह पर shake नहीं करे, fruit अपनी जगह पर रहेगा, तो क्या होगा, एक समय के बाद जो है वो fruit जो है branch से detach हो जाएगा, ठीक है ना। इतना आपने समझा, यहाँ से एक्सप्लेन यहाँ तक हुआ था कि जब आप ब्रांचेस को शेक करेंगे तो ब्रांचेस को शेक करने की वजह से जो लीव्स और जो फ्रूट्स रेस्ट पोजीशन में थे वो उससे डिटैच हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल था जो आपने समझा। सेकंड एग्जांपल, ठीक है ना। सेकंड एग्जांपल क्या है हमारा? सेकंड एग्जांपल, व्हेन यू बीट द कारपेट विद द हेल्प ऑफ ए स्टिक. स्टिक की मदद से जब कारपेट को बीट करेंगे तो क्या होगा? तो स्टिक की हेल्प से कारपेट को बीट करेंगे तो आपको पता है कि डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं उसमें से। क्यों निकलते हैं डस्ट पार्टिकल्स, क्या रीज़न होता है इसके पीछे का, तो मैं आपसे एक्सप्लेन करता हूँ, मैं आपसे शेयर करता हूँ इस चीज़ को, तो समझिएगा कि देखिए पहले तो डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो क्या हैं, कारपेट में एम्बेडेड हैं। डस्ट पार्टिकल्स कारपेट में एम्बेडेड हैं, बट व्हेन यू अप्लाइड फोर्स विद द हेल्प ऑफ a stick on the carpet, then what will happen, actually the force is applied on the carpet and not on the particles, ठीक है ना। तो कारपेट जो है वो मोशन की वजह से, फोर्स की एप्लीकेशन की वजह से वो मोशन में आ जाएगी। पहले दोनों चीज़ें रेस्ट में थी, पार्टिकल्स भी रेस्ट में थे, कारपेट भी रेस्ट में थी। पार्टिकल्स कारपेट के अंदर एम्बेडेड थे, बट अब क्या हुआ कि पार्टिकल हमने जो फोर्स अप्लाई की स्टिक की हेल्प से, तो वो किसके ऊपर अप्लाइड की, कारपेट के ऊपर। तो कारपेट क्या हो गई, कारपेट हमारी जो है वो मोशन में हो गई, लेकिन पार्टिकल्स मोशन में नहीं हो पाए, जिस वजह से पार्टिकल्स पर कोई भी फोर्स का एप्लीकेशन नहीं हुआ और पार्टिकल्स हमारे जो है उसी पोजीशन पे रहे। कारपेट तो पीछे की तरफ चली गई, दोनों चीज़ें जुड़ी हुई थी, एक दूसरे के अंदर एम्बेडेड थे, लेकिन कारपेट पीछे की तरफ चले गई, पार्टिकल्स अपनी ही पोजीशन पे रहे। तो हमको ऐसा लगता है कि पार्टिकल्स बाहर आ गए, जबकि पार्टिकल्स बाहर नहीं आते, पार्टिकल्स अपनी ही पोजीशन पे रहते हैं। वो सिर्फ डिटैच हो जाते हैं, किससे, कारपेट से, क्योंकि कारपेट अपने अपनी स्टेट को चेंज कर लिया है फोर्स के एप्लीकेशन की वजह से, लेकिन पार्टिकल्स ने जो है वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं किया है, ठीक है। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आपको। तीसरा एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ। थर्ड एग्जांपल ये है कि मान लीजिए हमारा जो है एक ग्लास टम्बलर है, और ग्लास टम्बलर में आपने क्या किया, ग्लास टम्बलर के ऊपर आपने कार्डबोर्ड शीट को रखा, ठीक है। और कार्डबोर्ड शीट को जब आपने रखा, उस कार्डबोर्ड शीट पर आपने क्या किया, एक जो है वो ये कार्डबोर्ड शीट ले सकते हैं या प्लास्टिक की शीट ले सकते हैं, या आप प्लेइंग कार्ड ले सकते हैं, प्लेइंग कार्ड को भी आप रख सकते हैं, और इसके ऊपर एक 10 रुपये का सिक्का रख दिया। या हो सकता है अगर 10 रुपये का सिक्का अकेला रखना संभव ना हो तो 2 सिक्कों को ज्वाइन कर दीजिएगा और उसको रख दीजिएगा, ठीक है। आपने क्या किया कि जैसे ही आप इस सिक्के को रखेंगे
ग्लास टम्बलर पानी से भरा हुआ ग्लास है और थोड़ा भारी होना चाहिए, ताकि जब आप क्या करें, इस प्लेइंग कार्ड को फ्लिक करें, जब इस प्लेइंग कार्ड को फ्लिक करेंगे आप, जब इस प्लेइंग कार्ड को फ्लिक करेंगे, अभी तो इनिशियली आपने देखा कि ये कॉइन और ये प्लेइंग कार्ड और ये जो हमारा ग्लास है ये सब कुछ रेस्ट में है, ऑल द थिंग्स आर इन रेस्ट पोजीशन में, दे डू नॉट वांट टू चेंज देयर पोजीशन, ठीक है, पोजीशन को चेंज करना नहीं चाहते हैं। इन्होंने क्या किया, तो आपने तुरंत जो है वो फोर्स को अप्लाई किया प्लेइंग कार्ड के ऊपर। जैसे ही आपने फोर्स को अप्लाई किया प्लेइंग कार्ड के ऊपर, प्लेइंग कार्ड मोशन में हो गया, ठीक है, लेकिन फोर्स का एप्लीकेशन जो कॉइन के था ऊपर था वो नहीं हुआ फोर्स का एप्लीकेशन। जब फोर्स का एप्लीकेशन कॉइन के ऊपर नहीं होगा तो उसकी स्टेट भी चेंज नहीं होगी। स्टेट सिर्फ किसकी चेंज हुई, प्लेइंग कार्ड की। प्लेइंग कार्ड तो मूव कर गया। ये स्लिपरी होना चाहिए, स्मूथ सरफेस का बना हुआ होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जो है एकदम से अटक जाए कहीं पर बीच में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, स्मूथ सरफेस से बना हुआ होना चाहिए। और ये बिल्कुल ऐसा ही करेगा। जब ये बिल्कुल ऐसा ही करेगा तो क्या होगा, जब ये ऐसा करेगा तो एक सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पर जो प्लेइंग कार्ड है उसका मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है, उसका वो मूव कर जाएगा, लेकिन जो कॉइन था वो रेस्ट में रहा, जिसकी वजह से वो कॉइन जो है वो ग्लास टम्बलर के अंदर आके गिर जाएगा, ग्लास टम्बलर में गिर जाएगा, क्योंकि उसकी स्टेट चेंज नहीं हुई। ये भी एक बेस्ट एग्जांपल है इनर्शिया का हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, जिसको हम देखते हैं, ठीक है। और मैं एक एग्जांपल और आपको देना चाहता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा कैरम बोर्ड की गोटी आप लगाते हैं, कैरम बोर्ड की गोटियाँ आप लगाते हैं, ठीक है, एक गोटी के ऊपर दूसरी गोटी, ठीक है, दूसरी गोटी के ऊपर तीसरी गोटी, इस तरीके से आप लगाते हैं। और जब एक गोटी को बहुत सारी गोटियाँ आप रख देते हैं, ठीक है, और जब आप स्ट्राइकर से हिट करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ नीचे वाली गोटी पे टक्कर लगती है और ये वाली गोटी इधर निकल के चली जाती है, बाकी पूरा जो ऊपर का जो टॉल होता है वो पूरा ऐसा का ऐसा ही नीचे वापस रख जाता है, वो गिरता नहीं है। सिर्फ जो है वो लास्ट गोटी निकल जाती है या सेकंड लास्ट निकल जाती है, जिस पर भी स्ट्राइकर ने सिर्फ हिट किया होता है वो निकल जाती है, बाकी सारी गोटियाँ वैसी की वैसी नीचे आके रख जाती हैं। जो टॉल ये था वो हमारा गिरा नहीं। ऐसा होता होगा, ठीक है। ये ऐसा क्यों हुआ, हमने फोर्स तो लगाई थी, स्ट्राइकर तो फेंका था, तो पूरा पूरा टॉल गिर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गिरा। क्यों नहीं गिरा, ये इसलिए नहीं गिरा, सिंपल सी एक बात थी, क्योंकि जो स्ट्राइकर ने हिट किया वो कहाँ हिट किया, सिर्फ लास्ट गोटी पर हिट किया, तो फोर्स जो लगी वो सिर्फ लास्ट गोटी पर लगी, और लास्ट गोटी पर लगने की वजह से जो पूरा का पूरा स्टेट चेंज हुआ वो सिर्फ लास्ट गोटी का स्टेट चेंज हुआ, और बाकी सारी गोटियाँ हमारी जो हैं कैरम बोर्ड की बिल्कुल वैसी की वैसी आके रख गई। तो ये भी एक इनर्शिया का ही एग्जांपल था हमारा, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आपको इनर्शिया का दे सकता हूँ। जैसे कि सपोज करो आप बस में बैठे हो, कार में बैठे हो, कार और बस दोनों रेस्ट में है, ठीक है। तो कार और बस दोनों रेस्ट में है और आप भी रेस्ट, आपकी बॉडी भी रेस्ट में बैठी हुई है, और जैसे ही कार चलती है जरा सा जैसे ही कार आगे बढ़ती है या बस आगे बढ़ती है, तो आपको झटका लगता है पीछे की तरफ। क्यों लगता है पीछे की तरफ झटका? उसका एक सिंपल सा रीज़न होता है, हमारी बॉडी का जो एब्डोमेन एरिया है, यानी कि कमर के नीचे का जो हिस्सा है, ठीक, ये एकदम बस के साथ, एक कार के साथ, एक किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम बैठे हुए हों, ठीक है, उसके साथ रेस्ट या मोशन में तुरंत चेंज हो जाता है। लेकिन जो ऊपर वाला हिस्सा है, कमर के ऊपर का जो हिस्सा है, उसको स्टेट में चेंज होने में थोड़ा सा समय लगता है, परिवर्तन करने में थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है। तो जैसे ही हमारा मान लीजिए आपने एकदम से कार जो है वो रेस्ट से चली, एकदम से आगे बढ़ी, तो जैसे ही कार आगे बढ़ी वैसे ही हमारे पैर जो है वो रेस्ट से मोशन में हो गए। भाई हम भी पहले पूरी बॉडी जो है रेस्ट में थी, रेस्ट से मोशन में हो गई, ठीक है, लेकिन पूरी बॉडी मोशन में नहीं हुई, पूरी बॉडी मोशन में नहीं हुई, सिर्फ कौन सी चीज़ मोशन में हुई, कमर के नीचे का हिस्सा एकदम से मोशन में हो गया। वो तो आगे चला गया बस के साथ, लेकिन हमारा जो ऊपर वाला हिस्सा वो एकदम से मोशन में नहीं हो पाया, तो जिस वजह से, ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी एकदम से कहाँ चली गई, पीछे चली गई, जबकि ऐसा होता कुछ नहीं है, हमारी बॉडी पीछे नहीं जाती है। होता ये है कि हमारी बॉडी पूरा उसी स्टेट में रहना चाहती है जिस स्टेट में थे, यानी रेस्ट में रहना चाहती है, इनर्शिया को फॉलो करना चाहती है, लेकिन पैर जो है वो आगे चले जाते हैं, मोशन में हो जाते हैं, और बॉडी ऊपर वाली रेस्ट में रहती है। इस वजह से हमें लगता है कि हम कहाँ जर्क लग गया, हमें पीछे की तरफ जर्क लग गया, ठीक है। और जबकि कुछ समय के बाद ही जैसे ही कार एकदम से फिर से मोशन में हो जाती है, रेस्ट से मोशन में हो जाती है, तब एकदम से झटका लगता है। लेकिन जब एक बार फिर वो मोशन में हो गई, फिर हमको कोई भी ऐसा झटका नहीं लगता है। फिर हमारी बॉडी भी, ऊपर वाला हिस्सा भी एकदम से मोशन में आ चुका होता है, नीचे वाला हिस्सा भी मोशन में आ चुका होता है, पूरी बॉडी मोशन में आ चुकी होती है, कार चल रही होती है, हमारी बॉडी भी चल रही होती है, कार भी मोशन में होती है, हमारी बॉडी भी मोशन में होती है, सब कुछ मोशन में हो चुका होता है, ठीक है। लेकिन फिर अचानक से ब्रेक लगती, एकदम से ब्रेक लगती है। जैसे ही एकदम से ब्रेक लगी तो क्या हुआ, जैसे ही अचानक से एकदम से ब्रेक लगी, पूरी बॉडी मोशन में थी, कार मोशन में थी, बस मोशन में थी, पूरी बॉडी मोशन में थी, एकदम से अचानक से ब्रेक लगी, हचक ब्रेक लगी एकदम से, तो क्या होगा, एकदम से ब्रेक लगने की वजह से जो हमारा कमर के नीचे का हिस्सा था, यानी जो लेग्स वाला पोर्शन था, वो एकदम से मोशन से रेस्ट में आ गया। तुरंत वो अटेन कर लेता, तुरंत चेंज कर लेता। ऊपर की बॉडी फिर से नहीं चेंज कर पाई, फिर से टाइम लगा उसको, फिर से चेंज करने की वजह से
जब जैसे ही पूरी बॉडी तो रुक गई, बस रुक गई, कार रुक गई, नीचे वाला पोर्शन था वो भी रेस्ट से मोशन में हो गया, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन यानी कमर के ऊपर का हिस्सा उसको अभी भी लग रहा था कि हमें क्या करना है, मोशन करना है। तो वो एकदम से आगे बढ़ा और हमें झटका कहाँ लगता है, आगे की तरफ लगता है। आपने देखा भी होगा कभी कभी जब भयानक एक्सीडेंट होता है तो जो कार या किसी भी आमने सामने की जो टक्कर होती है, तो जो फर्स्ट अगर हम सीट बेल्ट ना लगाए होते हैं और सीट बेल्ट जो भी नहीं लगाया हुआ होता है, ठीक है, तो फ्रंट टू फ्रंट टक्कर में वो जो व्यक्ति होता है फ्रंट सीट पर या उसके नेवर सीट में जो बैठा हुआ व्यक्ति होता है वो शीशे को तोड़ के बाहर निकल जाता है। तो वो इसीलिए हो जाता है, कारण क्या, इसीलिए सीट बेल्ट प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि एकदम से कार अगर जो है वो मोशन से रेस्ट में आए तो बॉडी एकदम से नहीं आ पाती है रेस्ट में, ठीक, उसको रेस्ट में आने में टाइम लगता है। तो जितना टाइम लगता है उसमें बॉडी जर्क मारती है, और जर्क मारने में कहीं कभी इतना भयंकर जर्क लग गया कि वो जाके सीधा शीशे में घुस गया तो शीशे को तोड़ के वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, इनर्शिया के एग्जांपल्स हैं हमारे, जो मैंने आपको प्रैक्टिकल बेस्ड डेली लाइफ एग्जांपल्स मैंने आपको बताए इनर्शिया के। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मोमेंटम की। तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम का ये टक्कर से ही कुछ मामला लेना देना है, और मोमेंटम की प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो किताब में नहीं दी गई है, ठीक है, लेकिन मोमेंटम है क्या, पहले तो वो बात समझिए। डेफिनेशन तो मैं बता दूंगा, वो समझ में आ जाएगा, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट बिलीव करिए और तसल्ली से समझिएगा इसको कि मोमेंटम होता क्या है, ठीक है, एक्चुअली मोमेंटम क्या चीज़ है। मोमेंटम में मैं आपसे सिर्फ 2-3 बातें करना चाहूँगा मोमेंटम के बारे में। इसकी डेफिनेशन तो बहुत बोरिंग सी है, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो मोमेंटम क्या चीज़ होती है वो समझिएगा, मोमेंटम है क्या बवाल आखिर। मोमेंटम के बारे में इतना अगर हम डीपली पढ़ें तो एक चीज़ यहाँ से निकल कर आती है, डेफिनेशन में मैं आपको बाद में लेके जाऊँगा, मैं पहले आपको मोमेंटम के बारे में समझाऊँगा। जैसे मान लीजिए कोई 2 बॉल्स हैं, ठीक है, 2 बॉल्स हैं जिनका मास जो है वो सेम है, मास सेम है, लेकिन वेलोसिटी अलग अलग है, ठीक है। मास सेम है, मान लीजिए 2 बॉल्स है हमारी, ठीक है, ये बॉल है, ये दूसरी बॉल है, इसका नाम है B1 और इसका नाम है B2, ठीक है। दोनों का मास है, इसका मास भी m है, इसका मास भी m है, लेकिन इसकी वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है और इसकी वेलोसिटी जो है वो हमारी 200 मीटर पर सेकेंड है। अब देखिए थोड़ा डिफरेंस समझिएगा, मतलब छोटा मोटा डिफरेंस नहीं, बहुत बड़ा डिफरेंस है। मास तो सेम है, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी में ज़मीन आसमान का अंतर है। एक वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड की है, दूसरी वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि दोनों बॉल आपकी तरफ आ रही हैं, आपको किस बॉल को रोकने में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, किस बॉल को रोकने में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अमूमन सी बात है, आप कहेंगे कि सर जब इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है तो इसको रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसकी स्पीड कम है, मास तो सेम है, मास से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मास तो सेम है। तो नॉर्मल सी बात है, इसकी स्पीड जब बहुत ज़्यादा है तो इसकी स्पीड को और इसको रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कुल मिला के मोमेंटम जो है वो किस पे डिपेंडेंट हो गया। अभी मोमेंटम पता नहीं है क्या चीज़ है, लेकिन मोमेंटम, हाँ मैं इतना बता दूँ कि मोमेंटम एक फ़ोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए चाहिए होती है, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए जो फोर्स चाहिए होती है वो क्या कहलाती है, मोमेंटम कहलाती है, ठीक है। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट आपकी तरफ आ रहा है चलता हुआ, बहुत तेज़ी से आ रहा है चलता हुआ, एकदम बहुत स्पीड से आ रहा है, तो उसका मोमेंटम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई है। उसको रोकने के लिए एकदम से बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए, और बहुत ज़्यादा फोर्स अगर प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ऑब्जेक्ट नहीं रुकेगा। इसको रोकने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए क्योंकि वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। तो कुल मिला के मोमेंटम किस पे डिपेंडेंट हो गया, वेलोसिटी पे डिपेंडेंट हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि जिसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम भी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। दूसरी बात समझिएगा, दूसरी बात है ये, तो एक तो केस समझ में आ गया कि जिसका वेलोसिटी ज़्यादा है उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। यानी मोमेंटम को हम लोग जो है वो अभी मोमेंटम ऐसे लिख लेते हैं, तो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ठीक है। तो मोमेंटम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैंने इसलिए बोल दिया कि अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो मोमेंटम की वैल्यू भी बढ़ेगी, और अगर वेलोसिटी कम होगी तो मोमेंटम की वैल्यू भी कम हो जाएगी। दूसरा केस मैं लेके चलता हूँ, दूसरे केस में, ठीक है, यहाँ पर दोनों की वेलोसिटी सेम कर दीजिए। देखिए ध्यान से ज़रा, दोनों की वेलोसिटी सेम कर दीजिए। एक 10 मीटर पर सेकेंड है, एक का 200 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन यहाँ मास बदल दीजिए। या एक का 10 मीटर पर सेकंड, दूसरे का भी 10 मीटर पर सेकंड है। यहाँ पर 10 लेना चाहें लीजिए, वरना x ले लीजिए, कहानी खत्म करिए। एक का मास जो है वो 10 kg है, ठीक है, या एक का मास 1 kg है, चलिए 1 kg ले लेते हैं, और दूसरे का मास जो है वो 10 kg है, ठीक है।
एक का मास 1 kg है, एक का मास 10 kg। अब देखिए ज़रा ध्यान से, दोनों की वेलोसिटी मैंने सेम कर दी। पहले मैंने क्या सेम किया था, मास सेम किया था, वेलोसिटी अलग करी थी। लेकिन अब की बार मैंने क्या किया, वेलोसिटी सेम कर दी, मास अलग कर दिया। तो एक का मास 1 kg, दूसरे का मास 10 kg है। दोनों बॉल्स में बताइए किस बॉल को रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए। तो अमूमन फिर से आप बोलेंगे कि सर बॉल B2 को रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए। रीज़न क्या है, इसका मास बहुत ज़्यादा है। जिसका मास ज़्यादा होगा उसको रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी, ठीक है ना। मान लीजिए जैसे कि एक स्लोपी रीजन है हमारा, एक स्लोपी रीजन है, ठीक है, एक स्लोपी रीजन है, और आप यहाँ नीचे खड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ आपको जो ड्यूटी दी गई है, यहाँ आप खड़े हैं, ठीक है। मेरा फिगर थोड़ा गंदा बनता है, आप यहाँ खड़े हुए हैं, ठीक है। और आई थिंक नहीं आ रहा है कैमरे में, अब आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ खड़े हुए हैं, ठीक, यहाँ खड़े हुए हैं, और यहाँ से एक बहुत छोटा सा बक्सा लुढ़क के आ रहा है, बहुत छोटा सा बक्सा लुढ़क के आ रहा है, जिसका मास जो है वो 1 kg है, मात्र 1 kg है। आप इसको रोक ले जाएंगे, आप इसको रोक लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप यहाँ पर चढ़ के आए ऊपर तक, आपने इसको फोर्स लगाया और इसको आपने अपनी ताकत से रोक लिया ऐसे करके, और आप रोक के वहाँ खड़े हो गए, ठीक है। तो आपको रोकने के लिए कम फोर्स चाहिए। क्यों कम फोर्स चाहिए? क्योंकि इसका मास बहुत कम है। लेकिन अब यहीं पर थोड़ा बदलाव देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 100 kg का बक्सा रखा हुआ है, 100 kg का बक्सा लुढ़कता हुआ आ रहा, तो तुम कहोगे अरे भैया बचाओ, जान बचाओ, ये 100 kg का बक्सा अकेले हमारे बस का थोड़ी ना है, हम थोड़ी ना इसको रोक पाएंगे 100 kg का बक्सा। तो आप अपनी जान बचाने के लिए भागेंगे। क्यों भागे आप? क्यों? आप इसमें भी तो फोर्स लगा सकते थे ना, फोर्स लगाते इसमें, लेकिन नहीं लगा पाए। अब रीज़न क्या था कि मास बहुत ज़्यादा है, जितना मोमेंटम कहाँ से प्रोवाइड करेंगे उस ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए। तो सिंपल सी बात समझिए कि जो मोमेंटम होता है वो दो चीज़ों पर डिपेंडेंट होता है। वो किस किस पर डिपेंडेंट होता है? मास पर और वेलोसिटी पर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। अगर मास ज़्यादा होगा तो भी मोमेंटम ज़्यादा होगा, और वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो भी मोमेंटम ज़्यादा होगी, ठीक है। लेकिन कुल मिला के अभी तुमको मोमेंटम की डेफिनेशन नहीं समझ में आई, वो अभी भी बिल्कुल मामला गोल है। मोमेंटम क्या है? देखिए, मोमेंटम की जो डेफिनेशन है किताब के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो ये है कि मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। दैट्स इट, खत्म हो गई बात। लेकिन मैं मोमेंटम अगर आपको समझा दूं, जो जिसे हम कहते हैं समझने के लिए मोमेंटम, अगर मोमेंटम पूछेंगे तो मोमेंटम क्या चीज़ है, तो मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूँ। मोमेंटम वो फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए चाहिए होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए जो फोर्स हमको चाहिए है वही क्या कहलाता है? मोमेंटम कहलाता है। तो यहाँ से आपने देखा था, पिछले एग्जाम्पल से आपने कंसिडर किया था कि अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो मोमेंटम ज़्यादा होगा, और इस एग्जांपल से आपने ये निकाला कि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर मोमेंटम ज़्यादा होगा तो मास जो है वो क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है। नहीं, मास ज़्यादा होगा तो मोमेंटम ज़्यादा होगा, और मास कम होगा तो मोमेंटम कम होगा। हाँ, 1 kg का बॉक्स नीचे जा रहा था, ठीक है, मास कम था, तो उसने जो मोमेंटम लगा रहा था, जो मोमेंटम लग रहा था इस बॉडी के ऊपर, वो कम लग रहा था। मोमेंटम जो लग रहा था उस बॉडी के ऊपर कम लग रहा था, ठीक है। लेकिन 100 kg का बॉक्स रखा हुआ है, और आप सोचो ये कम मोमेंटम लगाए तो पॉसिबल नहीं है, इसका मास बहुत ज़्यादा है, तो बहुत तगड़ा मोमेंटम लगाएगा, और इतना मोमेंटम ये जरा सी बॉडी झेल नहीं पाएगी, इसलिए हट जाएगी रास्ते में से कि जाना, गिरता है तो गिरने दो, जा रहा है तो जाने दो, हम नहीं रोक पाएंगे, हमारे बस का नहीं है। क्यों नहीं बस का? मोमेंटम बहुत ज़्यादा है इसलिए। और मोमेंटम क्यों ज़्यादा है? क्योंकि मास बहुत ज़्यादा है इसलिए। तो कुल मिलाकर मोमेंटम दो चीज़ों पर डिपेंडेंट है, मास और वेलोसिटी पर डिपेंडेंट है। और जो एग्जैक्ट डेफिनेशन, जो फार्मूला बनता है मोमेंटम का, वो इन दोनों को रिकम्बाइन करने के बाद ही बनता है। तो यहाँ से जो फार्मूला बनता है मोमेंटम का, मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है? मोमेंटम इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी फार्मूला है। और मोमेंटम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, मोमेंटम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से। मोमेंटम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो p इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? m इंटू वी हो जाएगा। मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ से देखिए दो चीज़ों पर डिपेंडेंट है। मोमेंटम जो है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ से देखिए मोमेंटम दो चीज़ों पर, मास एंड वेलोसिटी। तो मोमेंटम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास के है, और दूसरा मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है। तो कुल मिला के जो फार्मूला मिला तो मिला p इक्वल्स टू m इंटू वी मिला। अब हम बात करते हैं अगर इसकी यूनिट की, तो SI यूनिट क्या होती है? तो अगर मैं आपको समझाऊँ SI यूनिट क्या होता है, तो मास की जो SI यूनिट होती है वो होती है kg, और वेलोसिटी की SI यूनिट होती है मीटर पर
सेकेंड। तो मोमेंटम की जो एसआई यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी केजी मीटर पर सेकेंड। बहुत सिंपल सी बात है समझने वाली, ठीक है। कितना हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। भाई फार्मूला यहाँ से निकाला हमने, तो फार्मूला इक्वल टू यानी पी इक्वल टू क्या है एम इंटू वी है। जब पी इक्वल टू एम इंटू वी है, पी इक्वल टू एम इंटू वी है, तो भाई एम का यूनिट क्या है केजी है, मास का ऐसा यूनिट केजी होता है, वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड होता है। तो कुल मिला के मोमेंटम की जो ऐसा यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम, ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इक्वल टू किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकेंड। ये ऐसा यूनिट आपको याद रखनी है, याद रखिएगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ों पर डिपेंडेंसी है, मास पे वेलोसिटी पे। मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास और मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। मास बढ़ेगा तो ही मोमेंटम बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी तो ही मोमेंटम बढ़ेगी, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट हम टॉपिक कवर करते हैं चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा जाके वो इसी वीडियो में कवर करते हैं। ध्यान से देखिएगा चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, ठीक है। मोमेंटम क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं चेंज ऑफ मोमेंटम। देन आफ्टर वी विल स्टार्ट द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। सो चेंज ऑफ मोमेंटम हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो चेंज ऑफ मोमेंटम यानी मोमेंटम में बदलाव, चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है वो देखिए ध्यान से। सपोज करो जैसे एक ये प्लेन रोड है, ठीक है, प्लेन रोड है और इस प्लेन रोड पे यहाँ पर जो है ये एक ए ऑब्जेक्ट है और ये क्या है बी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ए है और ये बी है, ठीक है। और यहाँ से एक मोटर बोट इस ए ऑब्जेक्ट पर, इस ए पॉइंट पर क्या था, एक मोटर बोट जो है, ये कार है, कार कह लो, मोटर बोट कह लो, ठीक है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है कितनी है यू मीटर पर सेकेंड। कितनी है यू मीटर पर सेकेंड। ये क्या है इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यू मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। अब इस ए पॉइंट से बॉडी आगे से चलती हुई आ रही थी, ऐसा नहीं कि यहीं से चलना शुरू किया है इसने, तभी तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है यू है। अगर यहीं से चलना शुरू किया होता तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाती, ठीक है। अब बॉडी यहाँ से चलती हुई आ रही है और टी सेकेंड्स में बॉडी जो है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुँच गई, ठीक है। बी पॉइंट पर पहुँचते ही हमने इसकी वेलोसिटी को चेक किया और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी उसको हमने लेट यहाँ पे माना कितना v मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा v मीटर पर सेकेंड, ठीक है, v मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए इनिशियल वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड है। और जो मास ऑफ कार है, मास ऑफ कार तो वो दिया गया है m kg। कितना दिया गया है m kg दिया गया है, m kg दिया गया है, ठीक है। अब हम इनिशियल मोमेंटम की बात करते हैं। इनिशियल मोमेंटम की अगर हम बात करें मोमेंटम, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम को हम लोग P1 से लेट करेंगे और ये हो जाएगा m इंटू यू। अब पूछो u क्यों हो गया, क्योंकि u हमारी क्या है इनिशियल वेलोसिटी है, u इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी है। तो P1 इक्वल टू हो जाएगा m इंटू यू। अब हम बात करेंगे फाइनल मोमेंटम की, तो फाइनल मोमेंटम इक्वल टू हो जाएगा P2 इक्वल टू m इंटू वी, P2 इक्वल टू m इंटू वी हो जाएगा। अगर हम चेंज इन मोमेंटम की बात करें तो चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू, चेंज इन मोमेंटम कितना होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो चेंज इन मोमेंटम जो हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम को हम लोग रिप्रेजेंट कराते हैं डेल पी से। किससे रिप्रेजेंट कराते हैं डेल पी से। तो डेल पी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा P2 माइनस P1, ठीक है। बहुत ध्यान देने वाली बात है, ये हो जाएगा P2 माइनस P1, चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा यहाँ पे डेल पी इक्वल टू P2 माइनस P1, ठीक है। अब देखिए ज़रा ध्यान से P2 कितना है
एम इंटू वी माइनस एम इंटू यू, ठीक है, एम इंटू वी माइनस एम इंटू वी यू। तो अब डेल पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम आपने यहाँ से कॉमन ले लिया, ये क्या बचा, v माइनस यू बचा, कितना बचा, m आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बचा, m होल इंटू वी माइनस यू बचा, ठीक है। ये हमारा क्या निकल के आएगा, चेंज इन मोमेंटम निकल कर आएगा, ठीक है। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू डेल पी इज द चेंज इन मोमेंटम दैट इज इक्वल टू P2 माइनस P1 फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, डेल पी इक्वल्स टू m इंटू वी माइनस यू, ठीक है। ऐसा यूनिट इसकी भी कितनी रहेगी, kg मीटर पर सेकेंड, kg इंटू मीटर पर सेकेंड। चेंज इन मोमेंटम की ऐसा यूनिट भी क्या रहेगी, kg इंटू मीटर पर सेकेंड। तो यही इसकी ऐसा यूनिट रहेगी, kg इंटू मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आई थिंक इतना क्लियर हो चुका होगा। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन माई नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो अगर इतना कुछ क्लियर हुआ होगा और इतना समझ में आया आपको तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। सब्सक्राइब अभी तक ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको फर्दर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू क्लास।